हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपके हिंदी के PYQ सॉल्व करेंगे, जो कि आपका होगा CG टेट जो आपका हुआ था 2017 में, उसके हम PYQ सॉल्व करेंगे। ये आपके जो PYQs होंगे वो आपके पेपर 2 वाले PYQs होंगे। और 2017 के हमने CDP, SST इन सभी के भी PYQ सॉल्व किए हैं। तो जिन्होंने भी वो सभी क्लासेस नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखिए। और हमने 2022, 2019 इन सभी के भी PYQ सॉल्व किए हैं, जो कि आपका हुआ था CG टेट। CG टेट का एग्ज़ाम अभी आपका होने वाला है जून में, तो इसीलिए आपके लिए ये सभी PYQ सॉल्व करने बहुत ही ज़रूरी हैं। इससे आपको पैटर्न पता चलेगा कि आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपकी तैयारी भी किस प्रकार से अभी तक हो चुकी है, इसके बारे में भी आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट्स की बिल्कुल फ्री क्लासेस भी प्रोवाइड की जा रही है। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ आप भी इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, प्रविशेषण किसे कहते हैं? परिमाण बोधक विशेषण को, सार्वनामिक विशेषण को, संख्यावाचक विशेषण को, या फिर विशेषण के विशेषण को। जो आपका प्रविशेषण होता है उसे कहा जाता है जो आपके शब्द होते हैं जो विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, उसे प्रविशेषण कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विशेषण के विशेषण को ही आपका प्रविशेषण कहा जाता है। जो भी किसी शब्द के विशेषण की विशेषता को बताए उसे ही आपका प्रविशेषण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, इनमें से कौन सा अर्थ अंगूठा चूमना मुहावरे के प्रयुक्त होता है? मतलब कि अंगूठा चूमना का अर्थ क्या होता है यह आपको बताना है। प्यार जताना, आदर प्रकट करना, खुशामद करना, या खुशियाँ मनाना। आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो अंगूठा चूमना होता है वो होता है खुशामद करना। तो इसका अर्थ हो जाएगा खुशामद करना। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, जना से जिस अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? अभिधेयार्थ, विधेयार्थ, मुख्यार्थ, या व्यंग्यार्थ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यंग्यार्थ इसका सही अर्थ हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वाक्य में हुआ है? यह मेरी निजी पुस्तक है, आप भला तो जग भला, भगवान मुझे अपना ले, और आज अपनापन कहाँ है। तो जो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है यह आपको बताएं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि निजवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है। तो जो निजवाचक सर्वनाम होता है उसमें जो सर्वनाम होता है वो शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक, जो वक्ता या लेखक होता है वो स्वयं के लिए करता है। इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी कि जो निजवाचक सर्वनाम होता है उसमें जो सर्वनाम शब्दों का जो प्रयोग होता है वो वक्ता या फिर लेखक वो स्वयं के लिए उस चीज़ का प्रयोग करता है, उसे ही आपका निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा आप भला तो जग भला। इसमें वो स्वयं के लिए उस शब्द का प्रयोग कर रहा है, तो ये आंसर इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप भला तो जग भला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, गाल बजाना का सही अर्थ क्या है? डिंग हाँकना, बकवास करना, बकबक करना, या रौब झाड़ना। एक चीज़ आप याद रखेंगे, जो आपका मुहावरा और लोकोक्ति है इससे आपके एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप मुहावरे और लोकोक्ति को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो गाल बजाना है उसका सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा डिंग हाँकना। डिंग हाँकना इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, उपसर्ग कहाँ लगाया जाता है? शब्द के बाद, शब्द के मध्य में, शब्द के पहले, या कहीं नहीं। तो जो उपसर्ग होता है वो आपके शब्द के पहले लगाया जाता है। जो आपका उपसर्ग होता है वो आपके शब्द के पहले लगाया जाता है, और जो आपका प्रत्यय होता है उसे आपके शब्द के बाद में लगाया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शब्द के पहले। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, कौन सा अर्ध विराम का चिन्ह होता है? चिन्हों से भी आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो अर्ध विराम है इसमें से आपको सही चिन्ह बताना है। तो जो आपका अर्ध विराम होता है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
इस प्रकार का जो साइन होता है उसे आपका अर्ध विराम का चिन्ह कहा जाता है। और जो आपका अल्प विराम होता है वो आपका अल्प विराम, ये जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है वो आपका अल्प विराम होता है। इसे आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह कहा जाता है और ये आपका होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका होता है अर्ध विराम का चिन्ह। चिन्ह से भी आपके एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सभी चिन्हों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, आनंद मग्न कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव या फिर कर्मधारय समास। तो जो आपका आनंद मग्न है वो आपका हो जाएगा, इसका सबसे पहले आपको समास विग्रह करके देखना होता है। तो जो आनंद मग्न होता है उसका जो अर्थ होगा वो होगा आनंद में मग्न। आनंद में मग्न इसका जो समास विग्रह होगा वो हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। समास से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें आपको उसे सबसे पहले तोड़ना होता है, उसके आप समास विग्रह करके देखेंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा समास होता है। तो ये आपका आ जाएगा तत्पुरुष समास के अंतर्गत। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, समय एवं स्थान के बचत के आधार पर अब कौन सा चिन्ह पूर्ण विराम के लिए प्रयुक्त हो रहा है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये जो है वो पूर्ण विराम के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये आंसर हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5, 6, 4 या 3। तो जो संधि होती है उसके जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 3। सबसे पहला आपका होता है स्वर संधि, फिर आपका होता है व्यंजन संधि, लास्ट में जो आपका होता है वो होता है विसर्ग संधि। तो इस प्रकार से आपके जो संधि होते हैं उसके 3 प्रकार होते हैं। तो ये तीनों नाम आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है अब आपका, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप चिन्हित कीजिए। आपका पत्र सधन्यवाद मिला, आपका पत्र मिला धन्यवाद, आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला या फिर सधन्यवाद आपका पत्र मिला। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पत्र मिला धन्यवाद। ये इसमें बिल्कुल शुद्ध रूप हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा इसमें सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, दंत, दंतालु या मूर्धा। तो जो श है आपकी वो आपकी हो जाएगी तालु ध्वनि। तालु ध्वनि इसके अंतर्गत आ जाती है। जो तालु ध्वनि है उसके अंतर्गत आपका श आ जाता है। और इसके ही साथ साथ आप इसमें और भी अन्य ध्वनियाँ भी याद रखें। इसमें आपके आ जाते हैं ई, छोटी ई, बड़ी ई, फिर आपका आ जाता है च, छ, ज, झ, इया और साथ ही साथ आपका श। तो ये आपके हो जाएंगे तालु ध्वनियाँ। तो ये आंसर हमारा इसमें सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, लेकिन किस भाषा का शब्द है? अरबी, हिंदी, फारसी या अंग्रेजी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो लेकिन है वो फारसी शब्द के अंतर्गत आता है। तो ये आंसर इसमें सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, ने किस कारक की विभक्ति है? कर्ता, करण, संप्रदान या संबोधन। तो जो ने है आपके कर्ता के अंतर्गत आती है। कर्ता कारक के अंतर्गत आपका ने आ जाएगा। करण कारक के अंतर्गत आपका आता है से, इसके अलावा आपका आ जाता है से और के द्वारा। उसके साथ ही साथ आपका आता है के साथ और के कारण। और जो आपका संप्रदान कारक होता है इसके अंतर्गत आपका आ जाता है के लिए, को, के, ये सभी आपके संप्रदान कारक के अंतर्गत आते हैं। और जो आपका संबोधन होता है उसके अंतर्गत आपका आता है अरे, रे, ओ और हे। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखें। और ने जो है आपका कर्ता कारक के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ क्या है? तो आप देख सकते हैं जो आपका सीजी टेट 2017 हुआ था उसमें आपके मुहावरे से कितने क्वेश्चन आपने अभी तक देख लिए होंगे। इसीलिए जो मुहावरा और लोकोक्ति है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके PYQs बताए जा रहे हैं उन सभी को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, पहलवानी करना, ब्रह्मचारी होना, दरिद्रता में आनंद मनाना या फिर तपस्या करना। तो जो लंगोटी में फाग खेलना है उसका अर्थ हो जाएगा दरिद्रता में आनंद मनाना। ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, अंबर का अनेकार्थी शब्द क्या है? आकाश, कपड़ा, अमृत पानी, आकाश चमक या फिर कपड़ा और सोना। तो जो अंबर है उसका अनेकार्थी शब्द हो जाएगा आकाश और कपड़ा। इसके साथ ही साथ आप इसमें और भी नाम याद रखें। इसके साथ ही साथ आप इसमें कपास याद रखेंगे। और अंबर का जो और नाम होता है वो होता है अमृत और एक इत्र। तो ये सभी नाम आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया या संयुक्त क्रिया।
तो जो पहुंच गया है वो आपकी हो जाएगी संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आ जाते हैं आपके जो दो या दो से अधिक जो क्रिया होती है उसके जो योग से पूर्ण क्रिया बनती है उसे ही आपका संयुक्त क्रिया कहा जाता है। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं आँख लगना मुहावरे के लिए प्रयुक्त होता है। कौन सा अर्थ आपके आँख लगना का सही अर्थ हो जाएगा? निद्रा में सोना, नींद आना, आँखों का चिपक जाना या आसक्त होना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नींद आना। आंख लगना का अर्थ होता है नींद आना। नींद आना इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं सीता स्कूल गई है, यह वाक्य निम्न में से किस काल को दर्शाता है? सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल या फिर संभाव्य भूतकाल। तो जो सीता स्कूल गई है वो आपका हो जाएगा आसन्न भूतकाल के अंतर्गत। जो आपका आसन्न भूतकाल होता है उसमें आपके जो क्रिया की समाप्ति होती है उसे आपका तत्काल ही सूचित किया जाता है, वो आपका हो जाता है आसन्न भूतकाल। तो इसमें सीता स्कूल गई है, इसे आपका तत्काल सूचित किया जा रहा है, तो ये आपके आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आएगा। अब नेक्स्ट है आपका कौन सा वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है? वर्षा हो रही थी, वह कलकत्ता जाता है, सीता बाजार जाती होगी या फिर रमेश ने समाचार पढ़ा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो सामान्य वर्तमान काल है वो आपका हो जाएगा वह कलकत्ता जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो आपकी वर्षा हो रही थी वो आपकी हो जाएगी अपूर्ण भूतकाल। और जो आपका सीता बाजार जाती होगी वो आपका हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। और जो आपका रमेश ने समाचार पढ़ा वो आपका हो जाएगा सामान्य भूतकाल। तो ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? सूर्योधन उदय, सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय या फिर सूर्यधन उदय। जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्यधन उदय। सूर्योदय का संधि विच्छेद हो जाएगा सूर्यधन उदय और ये आपका हो जाएगा गुण स्वर संधि के अंतर्गत। तो ये आंसर इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं मूलतः प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? 1, 3, 4 या 2। तो जो प्रत्यय के प्रकार होते हैं वो मूलतः 2 होते हैं। उसमें आपका आ जाता है पहला आपका आ जाता है कृत प्रत्यय और दूसरा आपका होता है तद्धित प्रत्यय। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं भाववाचक संज्ञा पहचानिए। दक्षिण, नम्रता, ऋग्वेद या बटन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नम्रता। जो भाववाचक संज्ञा है वो नम्रता के अंतर्गत आ जाएंगे। इसमें आपके किसी भी गुण, दशा, स्वभाव, कार्य का बोध होता है उसे ही आपका भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका रचना के आधार पर कौन सा वाक्य का भेद नहीं है? नहीं है ये आपको बताना है। कर्म वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य। तो जो गद्यांश है आपका इसमें लिखा गया कि प्रदूषण न केवल किसी एक राष्ट्र की अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक भयानक समस्या है। प्रदूषण का अर्थ होता है वातावरण में किसी तत्व का असंतुलित मात्रा में विद्यमान होना। प्रदूषण विज्ञान की देन है, रोगों का निमंत्रण है और प्राणियों की अकाल मृत्यु का संकेत है। प्रदूषण इस मनोहर धरा को नरक तुल्य बनाने पर तुला है। प्रदूषण ने सर्वप्रथम पर्यावरण को दूषित कर दिया है। पर्यावरण का जीवन जगत के स्वास्थ्य एवं कार्यकुशलता से गहरा संबंध है। यदि पर्यावरण शुद्ध है तो मानव का मन एवं तन शुद्ध, स्वस्थ एवं प्रफुल्लित रहता है। मनुष्य की कार्यकुशलता बनी रहती है और पर्यावरण को पावन बनाने में प्रकृति का विशेष हाथ होता है। प्रकृति का संतुलन बिगड़ा नहीं है कि पर्यावरण दूषित हुआ नहीं। पर्यावरण के दूषित होते ही जीव जगत रोगग्रस्त हो जाता है। और प्रदूषण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, सामाजिक प्रदूषण और प्राकृतिक प्रदूषण। सामाजिक प्रदूषण समाज के लोगों के दूषित विचार होने से उत्पन्न होता है। धार्मिक प्रदूषण और नैतिक प्रदूषण सामाजिक प्रदूषण के ही रूप है। प्राकृतिक प्रदूषण प्रकृति के विभिन्न घटकों में संतुलन बिगड़ने से होता है। उदाहरण के लिए जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और आपका ताप प्रदूषण। प्रदूषण चाहे सामाजिक हो या प्राकृतिक नितांत चिंतनीय है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको गद्यांश को पूरा पढ़ना होता है, उसके बाद ही आपको इसके आंसर लगाने होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं उपरोक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक आपको बताना है। प्रदूषण और समाज, प्रदूषण और प्रकृति, प्रदूषण एक अभिशाप या फिर प्रदूषण के विभिन्न प्रकार। तो इसमें आपको प्रदूषण के बारे में ही बताया गया है। तो प्रदूषण में किस प्रकार की गतिविधियां हो रही है वो आपको बताया गया है। तो इसका जो सही टाइटल हो जाएगा वो हो जाएगा प्रदूषण एक अभिशाप। ये आंसर इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका प्रदूषण के द्वारा किस घटना का उल्लेखित नहीं है? प्राणियों की अकाल मृत्यु, प्रकृति का असंतुलन, महामारी फैलना या जीव जगत का रोगग्रस्त होना।
तो इसमें आपको जो आपका प्रदूषण है जो इस गद्यांश में दिया गया है उसमें आपके प्राणियों के अकाल मृत्यु के बारे में भी दिया गया है, प्रकृति का असंतुलन भी दिया गया है और जीव जगत का रोगग्रस्त होना ये भी दिया गया है। तो जो नहीं दिया गया है वो आपका है महामारी फैलना। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, किस प्रदूषण को सबसे अधिक हानिकारक समझा गया है? ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, प्राकृतिक या फिर जल प्रदूषण? तो जो सबसे ज़्यादा हानिकारक समझा गया है वो है आपका प्राकृतिक प्रदूषण। तो ये आंसर इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, लेखन कौशल से संबंधित कौन सा नहीं है? वर्ण रचना, वर्तनी रचना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को जो विलोपित किया गया था तो इसे स्किप करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, लेखन कौशल का अर्थ क्या है? स्वीकृत लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों को अंकित करना, पाठों को पढ़ना, बोलते हुए सुनना या फिर सही सही उच्चारण करना। तो जो लेखन कौशल होता है उसका अर्थ हो जाएगा स्वीकृत लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों को अंकित करना। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, श्रवण कौशल का अर्थ क्या है? सार्थक श्रवण करना, धीरे धीरे सुनना, जोर जोर से सुनना या फिर जल्दी जल्दी सुनना। तो जो श्रवण कौशल का अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा सार्थक श्रवण सुनना। इसमें आपके जो वाचन होते हैं वो सुनने और सुनकर अर्थ एवं भाव को समझने की जो क्रिया होती है उसे ही आपका श्रवण कौशल कहा जाता है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हमने आपके CG टेट 2017 के हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन को पढ़ा। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में ज़रूर बताएंगे और क्लास आपको कैसी लगी ये भी आप ज़रूर बताएंगे। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को फ्री क्लासेस मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं इसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।